अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है लिपिड्स। अच्छा, पहले तो मैं सॉरी करना चाहूँगा कि मैं वीडियो देर से अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे असल में, तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था उसमें, इसलिए मैं जो है ना टाइम नहीं निकाल सका, लेक्चर अपलोड नहीं कर सका। आज हम शुरू कर रहे हैं लिपिड्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमने पहले पढ़ लिया था, अब हम लिपिड्स पढ़ेंगे। तो लिपिड्स, इसकी पहले डेफिनेशन पे आ जाते हैं हम। डेफिनेशन पे आप गौर करें इसकी। अब मैं लिखने लगा हूँ, ये देखें। लिपिड्स जो हैं आर अ हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। अब डेफिनेशन को आपने समझना है, ज़रा गौर करना है। ये देखें, लिखा हुआ है लिपिड्स आर अ हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है, मतलब हैव या हैविंग नो सेम मोनोमर। मतलब जो लिपिड्स हैं ना, उनका मोनोमर सेम नहीं होता, उनका मोनोमर सेम नहीं होता। मैं आपको समझाता हूँ। हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, इनका मोनोमर क्या होता है, मैं आप ये पढ़ चुके हैं, अब आपको पता होना चाहिए। मोनोमर इसका आपको याद आ रहा होगा, मोनोसैकराइड्स। हमने मोनोसैकराइड्स पढ़े थे, उनको हम जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स के वो मोनोमर्स होते हैं। मतलब ये स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं जो आपस में मिलते हैं। आपको पता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए से ये मिलते हैं ना आपस में, यही मोनोसैकराइड्स आपस में मिलते हैं और कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। इसी तरह प्रोटीन्स हम आगे पढ़ेंगे, इनमें भी आप गौर करेंगे कि इनमें जो मोनोमर होता है ना, वो होता है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स मतलब काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स जो है ना आपस में मिलते हैं, इनके दरमियान बॉन्ड बनता है, उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये प्रोटीन्स हम पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे तो वो अमाइनो एसिड्स मिलते हैं आपस में, पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए से वो जुड़े हुए होते हैं, तो प्रोटीन्स बन जाता है। तो देखें, इसका मोनोमर सेम है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मोनोसैकराइड्स होते हैं, उसमें सारे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो मोनोसैकराइड्स होते हैं। और जो प्रोटीन्स है, इसका भी मोनोमर सेम है, उसमें सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है अमाइनो एसिड से ही मिलके बना हुआ होता है। लेकिन जो लिपिड्स है ना, इनका सेम मोनोमर नहीं होता। मतलब ये इनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, मतलब जिससे मिलके ये लिपिड्स बने हुए होते हैं, वो सेम है ही नहीं। वो कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। हम आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना लिपिड्स का, तो वहाँ आप गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई इनका मोनोमर सेम है ही नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका तो सेम मोनोमर है ना, लेकिन लिपिड्स का सेम मोनोमर नहीं है, इसलिए इनको हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स कहते हैं। अच्छा, एक और बात है भाई, रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। मतलब ये है कि ना, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है ना, वो फैटी एसिड्स से थोड़ा रिलेटेड होता है। मतलब फैटी एसिड्स उसमें होते भी हैं, नहीं भी हो सकते, मतलब थोड़ा सा रिलेटेड होता है फैटी एसिड्स से। ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन में ये भी है, ये भी शामिल है, ये दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट soluble in organic solvents सच एज, जैसे बेंजीन होता है, बेंजीन हो गया, उसके बाद क्लोरोफोम हो गया, उसके बाद अल्कोहल हो गए, अल्कोहल्स, इस तरह के ईटीसी। मतलब जो लिपिड्स होते हैं ना, कहने का मतलब ये है कि ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं ना, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं उनमें सोल्यूबल होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की एग्जांपल दे दी, जैसे बेंजीन होता है, क्लोरोफोम, अल्कोहल, और उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इस तरह के जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं ना, उनमें लिपिड्स जो है ना वो सोल्यूबल होता है। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, लिपिड्स की प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है, पहले नंबर पे है दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर
but soluble in organic solvents such as बेंजीन है, क्लोरोफोम जैसे अल्कोहल्स हैं, ETC। इनमें मतलब हल होता है। ये डेफिनेशन में भी इसके शामिल है ये पॉइंट, भाई इनसॉल्यूबल इन वाटर है इसलिए मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है, और ये प्रॉपर्टीज़ भी है ना इसकी, तो इसलिए मैंने प्रॉपर्टीज़ में भी लिखा है। ये आपको दोनों मैंने अलग अलग करके वहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, क्योंकि ये दोनों जगह फिट होता है। अच्छा, वही बात है, आपको समझाई भी है। तो दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनको ना हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं। देखें, हाइड्रोफोबिक जो लिपिड्स हैं उनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से उन्हें हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब यही होता है भाई इनसोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि वाटर में ये सोल्यूबल नहीं होते ना, तो जो वाटर में सोल्यूबल ना हो उसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रो कहते हैं वाटर को, H2O, हाइड्रो वाटर को कहते हैं। और जो ये फोबिक लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है फेयर, मतलब है डरना, मतलब वाटर से डरना। जो चीज़ वाटर से डरती है मतलब वाटर में इनसोल्यूबल होती है, वाटर से डरने का मतलब यही है कि इनसोल्यूबल इन वाटर है, उसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद प्रॉपर्टी है अगली, दे मे बी लिक्विड, मतलब लिक्विड भी हो सकते हैं, दे मे बी लिक्विड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मतलब है जो लिपिड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में शामिल है ये कि वो लिक्विड भी हो सकते हैं और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होते हैं। वो दोनों किस्म के लिक्विड में भी पाए जाते हैं, सॉलिड में भी। सॉलिड वो वाले, नॉन क्रिस्टलाइन लिखने का ये मतलब है भाई क्रिस्टल नहीं बनाते असल में, ये इनका क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं बनाते, ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये दो लिक्विड और सॉलिड्स इसमें मौजूद होते हैं। उसके बाद हम इसके फंक्शंस देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई। फंक्शंस, लिपिड्स के फंक्शंस में पहले आ जाता है भाई जो लिपिड्स हैं वो यूज्ड टू स्टोर एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब हमारी बॉडी में लिपिड्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं ना, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है ये, हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाया जाता है, तो वहाँ ये एनर्जी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं लिपिड्स। अच्छा, एनर्जी ये मैं आपको बताता हूँ, ये पॉइंट किस तरह ये बता रहे हैं। असल में लिपिड्स में ना कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी जो है ना प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हाई प्रोपोर्शन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा पाया जाता है लिपिड्स में। आप स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे ना इसका, आप वही गौर करना। तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। इसीलिए ये, क्योंकि लिपिड्स में ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा पाया जाता है, हाई प्रोपोर्शन है इसकी, तो इसलिए ये एनर्जी जो है ना स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये पॉइंट आ गया। उसके बाद इसका फंक्शन है कि ये एक्ट एज इंसुलेटर के तौर पे काम आता है। मतलब असल में इंसुलेशन करता है ये, मतलब हीट एंड कूल्ड, मतलब इंसुलेशन असल में स्किन भी, हमारी स्किन के अंदर भी ये लिपिड्स की लेयर होती है एक बाकायदा, तो वो हमारी हीट को बाहर नहीं निकलने देती और बाहर की हीट को अंदर नहीं जाने देती, तो इंसुलेशन का काम करती है हीट और कूल्ड के एतबार से। एक और इसका फंक्शन है कि ये एक्ट एज वाटर बैरियर, मतलब पानी को जो है ना रोके रखती है। अब जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको पता है सेल्स में कि हमने कंपोजिशन पढ़ी थी कि 70% जो है ना वाटर पे मुश्तमिल होता है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल होता है। तो उस वाटर को जो है ना सेल के अंदर महफूज रखने के लिए तो यही लिपिड्स इस्तेमाल होते हैं। ये आपको पता है सेल मेम्ब्रेन लिपिड से मिलके बनी हुई होती है ना, तो वही ये वाटर को
ये वाटर बैरियर के तौर पे काम करते हैं, ना वाटर को बाहर जाने देते हैं ना बाहर का पानी अंदर आने देते हैं। तो ये होम्योस्टेसिस बरकरार रखने के लिए ये लिपिड्स इस्तेमाल होते हैं। ये इसके फंक्शंस आ गए। उसके बाद हैं लिपिड्स की क्लासिफिकेशंस या इसको हम टाइप्स भी कह सकते हैं भाई, लिपिड्स की टाइप्स। इसमें आ जाता है, ये देखें, एक है ट्राईग्लिसरोल्स। उसके बाद है हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स। उसके बाद है हमारे पास टर्पिनॉइड्स। उसके बाद हमारे पास है वैक्सीज हैं। उसके बाद हमारे पास है कोलेस्ट्रोल। और भी काफ़ी सारे लिपिड्स की एग्जांपल्स हैं। लिपिड्स की टाइप्स कह लें, एग्जांपल्स कह लें, ये क्लासिफिकेशन कह लें, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं इसकी। और ये लेकिन आपके सिलेबस में यही रखी हुई हैं। ये कोलेस्ट्रॉल भी मैंने जो है ना लिख दिया है, वरना कोलेस्ट्रॉल भी आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में ये 4 जो है ना, इन चारों की जो डिटेल है वो दी हुई है। हम इसलिए इन चारों को ही पढ़ेंगे। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन लिपिड्स की शुरू करने से पहले मैं आपको फैटी एसिड्स के बारे में ज़रा पढ़ाना चाहूँगा। क्योंकि ये देखें, हमने डेफिनेशन लिपिड्स की जो देखी है उसमें ये लिखा हुआ है ना भाई, रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। मतलब कहीं ना कहीं इनके स्ट्रक्चर में, लिपिड्स के स्ट्रक्चर में फैटी एसिड्स हमें कहीं ना कहीं नजरेगा, या फैटी एसिड्स से ये रिलेट करते हैं, किसी ना उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं थोड़े बहुत। तो इसलिए हमें फैटी एसिड्स का पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले हम फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। ये हैं फैटी एसिड्स। ये क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जल्दी। पहले मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर है, ये देखें, और ये होता है। इसका आपको पता है, ये जो है ना, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसको कहते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में नाम सुना हुआ है भरल, या आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ा हुआ है ये आपने। तो ये जो है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जब आर का मतलब है अल्काइल, मतलब जो कार्बन चेन होती है वो लगी हुई हो ना, तो इसी को हम फैटी एसिड्स कहते हैं। सीधा सा इसका स्ट्रक्चर है। मिसाल के तौर पे जैसे आर की जगह मैं CH3 लगा लेता हूँ, तो ये बन जाएगा, ये भी एक फैटी एसिड है। इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। ये भी नाम आपने सुना हुआ है, एसिटिक एसिड। ये भी फैटी एसिड है। उसके बाद हम ये देखें, 2 कार्बन में लगा लेता हूँ, ये वही कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया। ये मैंने आर की जगह ये मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये मैंने इथाइल ग्रुप लगाया है। तो ये इसको हम कहते हैं फिर प्रोपेनोइक एसिड। ये भी एसिटिक एसिड की एग्जांपल है। अच्छा, आगे देखते हैं हम। उसके बाद होता है, ये देखें, 1 2 3 4 कार्बन वाला मैं लगा देता हूँ, चौथा कार्बन। ये आ गया वही कार्बोक्सिल ग्रुप, ये मैं आर चेन जो होती है, ये मैं उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ये है, इसका नाम है ब्यूटेरिक एसिड। ये भी फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड की एग्जांपल है। इसी तरह मतलब यही आप जहन में यही रख लें, सिर्फ जो मैंने आपको स्ट्रक्चर इसका दिखाया है, बस आर की जगह ना, आर का मतलब है भाई कार्बन चेन है। वो एक कार्बन हो सकता है, 2 3 4, कई सारे, वो कोई भी आप कार्बन की कोई भी कीमत लगा सकते हैं, तो वो फैटी एसिड बनते हैं। ये सारे मैंने एग्जांपल आपको दिया है। अच्छा, इसकी अब हम टाइप्स देखते हैं। फैटी एसिड्स जो है ना, वो 2 तरह का होता है। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये हैं फैटी एसिड्स की टाइप्स। इनमें क्या फ़र्क है, ये देखें, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स उन फैटी एसिड्स को कहते हैं
ये देखिए मैं जनरल फार्मूला इसका लिख लूँ फैटी एसिड का, ये कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ R लगा हुआ है। अच्छा, सैचुरेटेड फैटी एसिड उन फैटी एसिड्स को कहते हैं जिसमें ये R जो चेन है ना, अल्काइल चेन, इसमें जो कार्बन होंगे वो सारे सिंगल बॉन्ड वाले हों, सारे सिंगल बॉन्ड, कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, सारे सिंगल बॉन्ड वाले हों, तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आ जाता है। जैसे मैंने ये आपको एग्जांपल्स दिए हैं, ये सारी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जांपल दी हैं। ये देखें सिंगल बॉन्ड, ये देखें ये सिंगल बॉन्ड है इनके दरमियान, ये सिंगल बॉन्ड है। इसको कार्बोक्सिल ग्रुप को नहीं देखना, इसमें तो डबल बॉन्ड खड़ा ही खड़ा है ना, ये C डबल बॉन्ड O, ये तो आपको सब फैटी एसिड्स में नजरेगा, ये तो क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप है। ये R चेन की बात कर रहे हैं, इसमें अगर कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आ जाते हैं। ये मैंने एग्जांपल्स आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की दी हुई हैं। अच्छा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में यही है भाई, ये जो R चेन है ना, यहाँ डबल बॉन्ड अगर कहीं आ जाता है। अच्छा, मैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का बता रहा था कि अगर दो कार्बन के दरमियान जो कि R चेन है ना, अल्काइल चेन, उसमें अगर ये डबल बॉन्ड आ जाता है ना, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाता है, कम से कम मतलब एक डबल बॉन्ड आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 होती है इसकी तादाद, 6 तक डबल बॉन्ड आ सकते हैं, तो उनको हम फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। ये इसकी टाइप्स आपको बता दी। उसके बाद हम कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़, फैटी एसिड्स की प्रॉपर्टीज़, इसमें हम पहले सोल्यूबिलिटी इनकी देखते हैं। सोल्यूबिलिटी, ये इनका होता है सोल्यूबिलिटी का कि भाई इंक्रीजेस, मतलब सोल्यूबिलिटी इनकी इंक्रीज़ होती है, इंक्रीजेस विद इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन, मतलब वही जो R ग्रुप लगा हुआ है ये फैटी एसिड्स में, ये जो R ग्रुप होता है, इसमें जितने ज़्यादा कार्बन ज़्यादा होते जाएंगे ना, जैसे मैं यहाँ ज़्यादा करता हुआ दिखाया है ना, मैंने यहाँ 1 कार्बन लगाया था, यहाँ 2, यहाँ पे 3, तो इस तरह जैसे जैसे कार्बन चेन लंबी होती जाएगी वैसे वैसे इनकी सोल्यूबिलिटी जो है वो भी बढ़ जाती होती है। उसके बाद हम इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, उसका भी यही ट्रेंड है, मतलब यही सेम भाई, अगर मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी इनका इंक्रीज़ होता जाता है, जैसे ही कार्बन एटम्स की तादाद चेन में बढ़ती है वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी इनका इंक्रीज़ होता जाता है। ये दोनों इनका सेम है फैटी एसिड्स का। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ में शामिल है और कि इन एनिमल्स में हम बात करें ना, तो एनिमल्स में फैटी एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रेट चेन की शक्ल में होते हैं, मतलब चेन स्ट्रेट चेन की शक्ल में होते हैं। और अगर हम प्लांट्स में बात करें, प्लांट्स में फैटी एसिड्स वो जो है ना ब्रांच्ड, उसमें ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड चेन। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। अच्छा, ये मैंने आपको फैटी एसिड्स का बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लिपिड्स में आपने डेफिनेशन में ही पहले पढ़ा है कि ये जो लिपिड्स हैं ना वो फैटी एसिड से रिलेटेड हैं। उम्मीद है आपको फैटी एसिड कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा, इसकी टाइप्स भी, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, ये कैसे जो है ना इनका ट्रेंड क्या है। तो कल हम फिर क्लासिफिकेशन हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि अब फैटी एसिड मैंने आपको बता दिया है, अब आप इनका स्ट्रक्चर क्योंकि हम पढ़ेंगे ना कल, तो ये आपको समझने में आसानी होगी। ये हम फिर कल इनके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।